वार्तावली वीक्षकेभ्यः नमः। साक्षात्कारसरण्याम् अद्य अस्माभिः सह राजते आयुर्वेदविशेषज्ञः डॉक्टर कौशिकदास महापात्रवर्यः। महोदय, अत्र भवतः स्वागतं वार्तावल्यां। वस्तुतः आयुर्वेदे दैनन्दिनं कर्म आधृत्य दैनन्दिनकार्याणि यानि भवन्ति तानि आलक्ष्य दिनचर्यायाः वर्णनं तत्र भवति। अनेकेषु ग्रन्थेषु तथा वर्णितम्। आधुनिके सन्दर्भे दिनचर्यानां तथा विधानां परिपालनं सम्यक्तया न भवति। अत्र यथा परिपालनमपि भवेत्, आयुर्वेदस्य माहात्म्यमपि सन्तिष्ठेत, तथा विधं किमपि कर्तुं तत्र इदानीम् आवश्यकता अस्ति। भवदनुसारं किं कर्तुं शक्यम्? आधुनिक रूप से एक बात देखा जाता है जो आजकल के दिन में देखा गया है कि लोग शुरू में तो जल्दी उठते हैं, पर जैसे जैसे वो अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं तो उनको ना सोने का ठीक रहता है, ना नहाने का, ना खाने का, ना व्यायाम करने का। जो हम लोग अक्सर हमारे पेशेंट्स में भी देखा जाता है कि जितना भी बीमारी है उसके 90% हमारे आहार और विहार, मतलब जो दैनंदिन कार्यशैली और खाना, इन्हीं से होता है। इन्फेक्शन अलग बात होता है, पर अगर इन्फेक्शन के बारे में भी कहा जाए तो इन्फेक्शन तभी एक इंसान को ज़्यादा ख़राब करता है अगर हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम रहता है। हो सकता है इन्फेक्शन आए, पर हमारे बॉडी के स्रोत अगर ठीक रहे ना, वो निकल भी जाएगा जल्दी। तो इस हिसाब से अगर हम लोग कहें कि जो भी व्यक्ति दैनंदिन चर्या को, मतलब दिनचर्या को फॉलो करते हैं, उनको लगभग कोई बीमारी नहीं होती। अगर होती भी है तो बड़े आराम से चला जाता है। हाँ। कहीं ना कहीं हाँ, सीजन के हिसाब से, हाँ, ये ऋतु के हिसाब से भी ये बदल जाते हैं कि किस समय हमें उठना चाहिए, किस समय अभ्यंग करना चाहिए, अभ्यंग करना चाहिए कि भी नहीं करना चाहिए, दिन में सोना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये हमें देखना पड़ता है। रोगाणाम् उपशमनार्थं वस्तुतः आयुर्वेदस्य माहात्म्यं गीयते, परन्तु तथा उच्यते यत् धैर्यस्य आवश्यकता अत्र भवति। आधुनिके चिकित्साक्रमे तु सर्वतः नाम झटिति भवति। तर्हि आयुर्वेदविषये जनाः इतोपि श्रद्धावन्तः भवेयुः। तदर्थं किं नाम तत्र तत्त्वं, किं तत्र प्रमाणम् अधिकं स्यात् भवद्दिशा? धैर्य रखने का जो जहाँ तक बात होता है कि किसी भी अच्छे काम के लिए धैर्य रखना पड़ता है, ठीक है, उसमें समय मांगते हैं। तो आयुर्वेद में बात यह है कि आयुर्वेद का ये नहीं कि सिम्टम्स चला गया तो बीमारी ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। पूरे बीमारी ख़त्म होने के बाद जो सिम्टम्स आना चाहिए वो ज़्यादा ज़रूरी है। मान लीजिए कि किसी को बुखार हुआ है और बुखार होने के बाद अगर हम लोग देखते हैं बुखार चला गया तो कुछ भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका अग्निबल बहुत कम है। और उस समय अगर उसने अहित आहार विहार का सेवन करते हैं तो उस समय बुखार तो बेशक कम हो गया, पर एक दूसरी बीमारी शुरुआत हो गया जो उसको पता भी नहीं चलेगा। हो सकता है उसको 5 साल बाद, हो सकता है 2 साल बाद, हो सकता है 20 साल बाद हो। तो इसलिए जब तक डॉक्टर ना कहे कि आपके आहार विहार किस समय तक सही रखना है, तब तक वो अपने आप को रोग मुक्त ना माने। एवं, अर्थात आयुर्वेदः मूलतः रोगाणाम् उपशमनं करोति। एवं, वस्तुतः वेगधारणमपि नाम किमपि तत्त्वमस्ति आयुर्वेदविषये। एतस्मिन् विषये दर्शकान् विज्ञापयतु, किमस्ति वेगधारणम् इति। ये कहा जाता है रोगे सर्वापि मंदाग्नि जैसे हैं, रोगे सर्वापि वेगधारण भी कहा जाता है। ठीक है, आयुर्वेद में चरक के अनुसार 13 और अष्टांग हृदय के अनुसार 14 वेग धारण, जिसके वेग धारण नहीं करना चाहिए। अब मान लीजिए कि किसी को खांसी हुआ है, लोग सोच रहे हैं कि खांसी का कारण होता है कि जुकाम हो गया है इसलिए खांसी हो गया। ठीक है, जरूरी नहीं है। अगर उसने मतलब श्वास का वेग धारण, समझ श्वास, जैसे हम लोग कहीं से भाग के आए, कहीं से दौड़ के आए हैं, उसके बाद ज़्यादा सांस को हम लोग ना दिखाना जाए इसलिए हम लोग चुपचाप बैठ जाते हैं, सांस के वेग का अगर धारण कर लेते हैं तो देखा जाता है उससे कास होता है। जैसे घर के लेडीज़ होते हैं, घर के लेडीज़ को बहुत सारे काम करना होता है, वो लगभग बिना मतलब एक काम ख़त्म नहीं किए और दूसरा काम शुरू कर दे, थोड़ा आराम नहीं करते हैं, उससे जो खांसी शुरू होता है वो खांसी लगभग किसी भी ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होता। देखिए, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ ILD बोलते हैं, हर साल भारत में 30 लाख लोगों को होता है, जिसका लगभग कोई इलाज नहीं है। तो हम लोग वो पूछते हैं कि कहीं ऐसा तो आपका प्रॉब्लम नहीं था। आजकल हम लोग देखते हैं कि ILD के पेशेंट यूजुअली 50 के बाद देखा जाता था, तो पर अभी हम लोग देख रहे हैं कि 30s में भी आ रहे हैं केसेस। तो पीछे यही कारण है कि भागा दौड़ी का काम है, चाहे वो ऑफिस का काम हो, चाहे वो घर का काम हो। तो किसी भी व्यक्ति में, मेल फीमेल दोनों में ही हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे खांसी की प्रॉब्लम आ रहा है।
डॉक्टर एक्सरे कर लिया, HRCT कर लिया, सब कुछ कर लिया, सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी खांसी नहीं जा रहा, फिर बोलते हैं कि साइकोलॉजिकल पेशेंट है। ये साइकोलॉजिकल नहीं है, ये वेग धारण के लिए होता है। कासस्य वेगधारण, श्वासस्य वेग, दुष्प्रभाव, श्वासस्य वेग धारण। हाँ, दुष्प्रभाव श्वासस्य। इसके बाद जो आता है कि कुछ लोगों में देखते हैं कि चक्कर आना, ठीक है। हम लोग बोलते हैं कि भाई कमजोरी की वजह से आता है, तो हीमोग्लोबिन का जांच सब कुछ कर लेते हैं, शुगर सब कुछ ठीक है, पर फिर भी नहीं जा रहा, चक्कर आते ही रहते हैं। अगर प्यास का वेग धारण किया जाए, ठीक है, पिपासा का वेग धारण किया जाए तो इससे आ सकता है। पिपासा का वेग धारण करने का मतलब होता है कि आपके डेली रिक्वायरमेंट जितना है आप उससे कम ले रहे हैं। कोई व्यक्ति बोलते हैं कि हम लोग हिसाब नहीं करते हैं, ग्लास में पी लेते हैं, 5 ग्लास 6 ग्लास लेते हैं, खाना खाने से पहले लेते हैं कि बाद में लेते हैं, उसका भी कोई हिसाब नहीं है। तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि मिनिमम 2.5 से 3 लीटर पानी होना चाहिए, तो इतना तो पीना ही चाहिए, ठीक है, पर वो प्रॉपर टाइम में भी लेना चाहिए। वेग को धारण तो नहीं करना चाहिए कि आपका गला सूख गया है और आप बहुत देर बाद पानी, चलो पानी पी लिया, हमारा प्यास चला गया, पर उसके वजह से वो जो चक्कर वाली बात है उसको कोई कनेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है। तो हमें ये सारा चीज़ें वेग धारण में देखा जाता है। ऐसे कई सारे चीज़ें हैं, पर वो यूजुअल ट्रीटमेंट जो हम लोग सोचते हैं उससे बिल्कुल अलग है, और पेशेंट को ये हम लोग समझाते हैं कि ये वेग धारण ना करें। जो चीज़ें हर कोई बताएगा नहीं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के बारे में, इनको बारे में पता होता है, तो इसीलिए हमारे पास जब भी कोई पेशेंट आते हैं कोई सा भी बीमारी का, हम लोग पहले देख लेते हैं कि शुरुआत कहाँ से है, वेग धारण से तो नहीं है। तो अगर वो नहीं होगा तो हम लोग आगे ट्रीटमेंट को प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट दोनों का अलग अलग है। खांसी जो है, खांसी नॉर्मल खांसी का ट्रीटमेंट अलग है और वेग धारण जन्य खांसी का ट्रीटमेंट अलग है। कथं परिज्ञानं भवति यत् एतत् सामान्यम् एतत् हिस्ट्री, विशिष्ट? पेशेंट की हिस्ट्री लेना पड़ता है कि कौन से कैसे धारण करते हैं, एवं। और सिर्फ पेशेंट अकेले हिस्ट्री देंगे ऐसा जरूरी नहीं है, उनके साथ घर वाले अगर साथ होंगे ना तो वो हिस्ट्री को सर्टिफाई कर देंगे कि हाँ ये सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। एवम् एवम् अस्तु, मम अन्तिमः प्रश्नः यत् साम्प्रतिकं नाम यत् परिदृश्यमस्ति तत्र आयुर्वेदस्य विषये ते आङ्ग्लभाषायाम् अधिकं जानन्ति येपि नाम आयुर्वेदप्रियाः सन्ति। संस्कृतग्रन्थाः आधिक्येन ते नाम पठेयुः, संस्कृते किम् आयुर्वेदविषये तथा वर्णितमस्ति तदवगच्छेयुः। एतदर्थं केषाञ्चित् पुस्तकानां ग्रन्थानां नामानि तत्र भवान् उद्धर्तुं शक्नोति यत्र सरलापि भाषा स्यात् अथ तत्र आयुर्वेदस्य महिमा अपि विशिष्टः स्यात्। वैदिक व्याकरण के ज्ञान के बिना अगर हम लोग आयुर्वेद को पढ़ते हैं तो वो निरर्थक है, वो ऐसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि उसी श्लोक में लिखा गया है। एक कोई भी एक दवाई आप ले लीजिए कि पुनर्नवारिष्ट, पुनर्नवारिष्ट सभी किस्म के सूजन में काम आता है, पर वहाँ पर ही लिखा है, उसी श्लोक में समझाया दिया गया है कि कौन से प्रकृति वाले लेंगे, किस सीजन में लेंगे, कितने दिन तक लेंगे। जो उसके अगर मीनिंग करे तो पता नहीं चलेगा, जिनको वैदिक व्याकरण का ज्ञान है वही कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते समय बोलते हैं कि बिना संस्कृत के अगर सोच रहे हैं कि संस्कृत का मतलब सिर्फ श्लोक नहीं, संस्कृत का मतलब जो शब्द गद्यांश में भी लिखा है उसके अर्थ को भी सही तरीके से पढ़ना। और इसीलिए क्योंकि MBBS में तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश पढ़ाया जाता है, पर हमें संस्कृत पढ़ाया जा रहा है, मतलब इसका एक भावनात्मक, रचनात्मक और एक पूर्ण रूप से उसका ज्ञान होना चाहिए। नहीं तो उसी के ऊपर एक 300 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहा है, प्रैक्टिकल हो रहा है, उसके वाइवा हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? ये बहुत सरल अर्थ में इसको समझना है और आयुर्वेद के ज्ञान को पूर्ण रूप से लेना है। इसीलिए हमें संस्कृत आवश्यकता है। बहुत सारे किताबों में भी ऐसे हैं सरल अर्थ, जैसे आपने पूछा, सरल अर्थ का चरक संहिता में बहुत सरल रूप में चरक संहिता में बताया गया है कि अनधिकम अवसेचनम, मतलब ना तो अधिक लिखा गया है और ना तो कम लिखा गया है। तो इसलिए सबसे अच्छा है चरक संहिता को पढ़ना। अष्टांग हृदय और भी सरल भाषा में लिखा गया है, क्योंकि चरक संहिता जब लिखा गया है वो नए दर्शन का काल था, भाषा थोड़ा कठिन था, पाणिनि का भी समय काल है वैसे, इसीलिए संस्कृत में किसी भी किस्म की गलतियां वहाँ पर नहीं, पूरे चरक संहिता में। ये 200 BC में लिखा गया है, और जो अष्टांग हृदय लिखा गया है वो 600 AD में लिखा गया है, और भी बहुत सरल शब्द में लिखा गया है। चरक के कई सारे श्लोक उसमें आते हैं, पर शब्द बहुत सरल है। तो इसलिए हम लोग फर्स्ट ईयर में अष्टांग हृदय को पढ़ाते हैं, फर्स्ट ईयर में चरक संहिता को भी अभी सिलेबस में इकट्ठे गए, पर सबसे पहले जो जोर दिया जाता है अष्टांग हृदय में। बहुशः धन्यवादाः। अत्र मन्ये ये आयुर्वेदप्रियाः येऽपि सन्ति
अथ येऽपि संस्कृतिप्रियाः ये सन्ति ते नूनं मुग्धाः भवेयुः एतत् सर्वं तथ्यं ज्ञेयम् अहं पुनरपि अत्र भवते विशिष्य धन्यवादान् अत्र ज्ञापयन् अस्मि। नमो नमः, धन्यवादाः। नमो नमः। सम्यक् संवादः। आयुर्वेद माहात्म्यम्